अब आपको ये बात तो पता है कि जो pH होगा यहाँ पे और ये जो POH होगा यहाँ पे, वो दोनों वाटर से आए और वाटर क्या है, न्यूट्रल है, तो उसके आयन्स क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। तो इस आयन का pH क्या होगा, H+ का ऑब्वियसली 7 होगा और POH का क्या होगा, 7 होगा और ये 7 + 7 क्या बना के देगा, 14 बना के देगा। तो इसका मतलब क्या है, pKw का वैल्यू क्या होगा, 14। तो अगर किसी के pKw का वैल्यू 14 है तो उसका Kw का वैल्यू क्या होगा, 10⁻⁻14। क्यों, क्योंकि जब भी लॉग दिखता है सामने और इक्वल टू में 14 होता है इस साइड में और इस साइड में अगर लॉग होता है, इस लॉग को हटाने के लिए उसको 10 में रखना पड़ता है। जैसे कि 14 दिखे तो 14 को 10 में रख दो और ये माइनस दिखे तो 10⁻⁻14। समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग पहुंच गए हैं उस पड़ाव में जब आपको इक्विलिब्रियम के जितने भी अलग अलग टाइप के वेराइटीज़ हैं उन सारे वेराइटीज़ को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब वेराइटीज़ मतलब इक्विलिब्रियम के चाहे जितने भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको आपके सामने दिखेंगे, आप उसको चुटकियों से सॉल्व करेंगे बाय नोइंग दीज अप्रोचेस। ठीक है ना, मैं यहाँ पे अप्रोचेस लेके आई हूँ, मैं सोल्यूशन नहीं लेके आई हूँ कि इसका सोल्यूशन ये है, नहीं नहीं नहीं, मैं अप्रोच लेके आई हूँ कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, और एक बात याद रखना, जैसे कि आप दुकान में जाते हो ना अलग अलग वैरायटी के कपड़े देखने की, मेरे को इस टाइप का कपड़ा देखना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे तुमको दुकानदार अलग अलग वैरायटी के कपड़े दिखाता है, फिर आप पसंद करते हो कि मुझे इस टाइप का कपड़ा चाहिए और इसका कलर ये वाला होना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो मेरा भी यहाँ पे यही काम है कि ये दिखाना आपको कि आपके पास जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी और उसी के अलग अलग वैल्यूज़ को चेंज करके आपके क्वेश्चन में आ सकता है, पर आपको मैं बस वही बताऊंगी जो आपको पढ़ना है। ठीक है ना, तो इतना तो आपको पढ़ना ही होगा, आगे आपको जो भी क्वेश्चन में दिखेगा बस इसमें बस वैल्यूज़ चेंज करता हुआ दिखेगा चीज़ें। ठीक है ना, तो चलो बात कर लेते हैं पहले बेसिक क्वेश्चंस की। ठीक है ना, तो पहले हमारा जो बेसिक क्वेश्चन आता है, एक मिनट थोड़ा सा, तो अब देखो सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है पीएच कैसे निकालते हैं। बहुत बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है, आपको कंसंट्रेशन दिया जाता है 0.01, अब आप कैसे निकालोगे इसका पीएच। ठीक है ना, तो उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखो हमेशा याद रखना, जब भी आपको किसी भी सोल्यूशन का पीएच निकालने के लिए बोलते हैं, हमेशा याद रखना कि आपको दिया क्या है, किसका निकालना है, वो बात भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2SO4 का दिया है, यहाँ पे HCl भी दे सकते थे, यहाँ पे H3PO3 का भी दे सकते थे, यहाँ पे ठीक है ना किसी का भी दे सकते हैं, HNO3 का भी दे सकते थे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप पीएच कैसे निकालोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दिया क्या गया मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे H2SO4 दिया हुआ है, तो आपको H2SO4 का किस तरह से निकालना है याद रखना, हमेशा याद रखना। हमेशा जब भी आप पीएच निकालोगे ना, तो उससे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपको दिया क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2SO4 दिया है, इसमें आपको जो एन फैक्टर दिखेगा ना, उस एन फैक्टर की हमको ज़रूरत होती है दोस्त। इसमें से आपको ना एन फैक्टर खुदेड़ के निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl है, HCl का एन फैक्टर है H+। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर वो नहीं बता तो सॉरी यार, यहाँ पे एन फैक्टर एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे ये समझ लो कि HCl का एन फैक्टर 1 होता है क्योंकि वो 1H+ रिलीज करता है। H2SO4 का क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें OH OS में से एक एक हाइड्रोजन निकलने की कैपेसिटी रखता है H+, इसीलिए इसका क्या होता है, 2 होता है। वैसे HNO3 का क्या होता है, बाकी सबका क्या होता है, ये चीज़ आप देख लो खुद करके। ठीक है ना, अच्छा अब बात कर लेते हैं इसकी। अब यहाँ पे आपको जो कंसंट्रेशन गिवन है वो है 0.01। आपको क्या करना है, इसमें इसको 10 में लाना है। आपको पता है इसको अगर आप ये 3 डेसिमल में है तो 10⁻⁻3, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो इसको जब आप 10⁻⁻3 में लाओगे तो वो क्या होगा, उसका H+ कंसंट्रेशन होगा कि नहीं। और आपको पता है ये 2H+ रिलीज करता है, तो 2 इंटू 0.01 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻3, ये होगा कि नहीं। अच्छा, अब आपको पता है कि pH इज़ नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मतलब कि माइनस लॉग ऑफ H+ आयन। ये जो H+ आयन दिख रहा है ना, जो आपको 0.01 दिया हुआ था, जो कि आपने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, जो कि हो गया हमारा 0.02, तो इसी चीज़ को आपने 2 इंटू 10⁻⁻3 में लिखा। और pH को आप क्या बोलते हो, माइनस लॉग ऑफ ये वाला आयन, जो कि आपने निकाला, फाइंड आउट किया। समझ में आया। अब इसको pH में निकालना हार्ड है क्या, सिंपल है दोस्त। आपको कैसे करना है ध्यान देना। ये जो -3 है ना, जब आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, याद रखना हमेशा, ये है माइनस लॉग, समझ में आ रहा है, और ये है -3।
जब 10 टू द पावर -3 का लॉग लिया जाता है तब आंसर आता है -3, पर यहाँ पे माइनस लॉग बोला है तो इसका मतलब है कि आंसर आएगा +3 में। समझ में आया? हमेशा याद रखना 10 के पावर में जो भी आएगा उसको अगर लॉग के टर्म्स में करना है तो उसके ऊपर पावर में जो भी है वो नीचे आ जाएगा दोस्त। बस यही है कि अगर यहाँ पे 3.60 भी होता ना 10 टू द पावर -3.6, तो इसमें आंसर जो होता है वो क्या होता है 3.60 होता कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस लिखा हुआ है लॉग। नहीं तो यहाँ पे अगर माइनस नहीं होता तो -3 ही आ जाता है एज इट इज। समझ में आ रहा है? अब देखो अब ये लिख दिया आपने, अब आपको ये देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है ना दोनों, अब देखो यहाँ पे ना 2 × में है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई में जब लॉग के ब्रैकेट में कोई चीज़ दिखता है ना तो वो चीज़ ऐड होता है, तो माइनस लॉग में क्या होगा, ऐड होगा, -log 2 प्लस -log ऑफ 10 टू द पावर -3। और वही -log ऑफ 10 टू द पावर -3 यहाँ पे आ गया और इस चीज़ को आपने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ रहा है? अब देखो -log 2 आप log 2 का वैल्यू निकालो और फिर उसको 3 के साथ माइनस करो जो कि आपको 2.6 देगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने दोनों log को ऐड किया तो ऐड करने के बाद आपका आएगा -log 2 प्लस ऑफ -log 10 टू द पावर -3। -log ऑफ 10 टू द पावर -3 आपको 3 देगा, वो आपने 3 इधर लिख दिया, फिर -log 2 को आप इधर लिखोगे और फिर आपको आंसर देगा। मैंने 2 बार एक्सप्लेन किया, आप प्लीज़ उसको एक और बार सुन लेना अगर आपको लगे कि आपको समझ में ना आए तो। अब ठीक है ना, अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपको एक मिक्सचर दिया गया है और इसका फाइंड आउट करना है, इसका पीएच फाइंड आउट करना है। आपको मिक्सचर दिया गया है कि 500 ml 0.1 मोलर HCl है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? 500 ml का 0.1 मोलर HCl और 200 ml का 0.1 मोलर H2SO4। समझ में आ रहा है? मतलब कि आपको एक बीकर में 0.1 मोलर HCl दिख रहा है जो कि 500 ml का है, और दूसरे बीकर में आपको 0.1 मोलर, उसका उसमें लिखा हुआ है पेपर में, उसके ऊपर जो लेबलिंग है उसमें लिखा हुआ है 0.1 मोलर H2SO4 और उसमें 200 ml है H2SO4। अब आपको बताएगी कि पीएच फाइंड आउट करना है। आपने इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ऑफ कोर्स इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, पर आपको ये एक फार्मूला याद करना है जिस फार्मूला के चलते आप इजीली उसका पीएच निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये निकाल सकते हो आप। ये बात तो आपने पढ़ा ही होगा, पर उसका एप्लीकेशन क्या है वो इस क्वेश्चन में छुपा है। देखो यहाँ पे ना एक बात याद रखना, जितने भी आपको मिक्सचर दिए होंगे ना उन सारे मिक्सचर को आपको ऐड करना है। कैसे? N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, और आपको निकालना क्या, पीएच निकालना है ना। आप पीएच का चिंता मत करो, आप किसका चिंता करो कि देखो आप जब पीएच निकालोगे तो आपको पता है कि पीएच निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीएच निकालने से पहले का स्टेप क्या होता है। अब पीएच इज नथिंग बट -log ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज रिलेटेड टू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इज द सेम टर्म, है ना। दे ऑल आर कंसंट्रेशन टर्म, और ये भी बोल सकते हो नॉर्मेलिटी। और आपको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पता है, दैट इज N1V1 N2V2, है कि नहीं। तो अब आपको अगर टोटल का निकालना है, अगर टोटल नॉर्मेलिटी निकालोगे अगर आप, तो आप पहुंच नहीं जाओगे पीएच तक। आप मिक्सचर का अगर निकालोगे तो याद रखना जो पूरा मिक्सचर का होता है ना वो होता है N4V4। समझ में आ रहा है? N4V4 इज इक्वल टू टोटल मिक्सचर, मतलब N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 जितने भी है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब क्या करना है आपको, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, जैसे कि 500 ml, 500 हमेशा याद रखना इसको लीटर में कन्वर्ट करने का, 500 डिवाइड बाय 1000 करने का, मल्टीप्लाई बाय V1। V1 क्या होगा हमारा, 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय N1। अब N1 क्या होगा, N1 का मतलब होता है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय N फैक्टर। यहाँ पे N फैक्टर है 1, आपको भी पता है, अभी बताया मैंने HCl का N फैक्टर क्या होता है 1। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 0.1। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 1000, उस चीज़ को इधर लिखना है, वैसे ही इसको भी वही लिखना है। तो यहाँ पे याद रखना कि आपको दिए क्या क्या है। यहाँ पे HCl दिया है, H2SO4 दिया है और HNO3, मतलब तीनों के तीनों एसिडिक है, तो इसलिए आपने तीनों को ऐड किया। और यहाँ पे अगर एक भी बेसिक आ जाता तो क्या कंडीशन होता, उस चीज़ के बारे में हम थर्ड क्वेश्चन में बात करेंगे। अभी के लिए बस ये समझ लो कि अगर तीनों एसिडिक है तो किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करना है। फिर डिवाइड करना है टोटल वॉल्यूम के साथ। ये टोटल वॉल्यूम कितने, 500 प्लस 200 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 1000, है ना। तो ऐसे चीज़ों को याद करना है। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये है हमारा क्वेश्चन, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, ठीक है ना। तो HCl दिया हुआ है 0.1 मोलर, 300 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, ये भी एक एसिड है जिसका कि एन फैक्टर 2 है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, अच्छा, ये तीसरा है हमारे पास 100 ml ऑफ 0.3 मोलर ऑफ BaOH2, मतलब कि ये क्या है हमारा, ये एक बेस है, यहाँ पे OH2 है,
तो होगा ये मल्टीप्लाई इसके साथ, क्योंकि इसका भी एन फैक्टर 2 ही होता है, 0.3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। पर याद रखना ये एक बेस है, और एक बेस का काम क्या होता है दोस्त, न्यूट्रलाइज करना एसिड को। बेस और एसिड अगर मिल जाए तो दोनों क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो उसका क्वेश्चन देखो आप, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अलग से अगर आप करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। मैं आपको बोलूँगी कि आप एक साथ ही कर लेना, आप माइनस ही करना है आपको। देखो N1V1 किया आपने, N2V2 किया आपने, आंसर लेके आया। एसिड के करने हैं, एसिड का कर लिया मैंने, फिर बेस का भी यहाँ पे N1V1 कर लिया। तो आपको दिखेगा कि एक की वैल्यू है 60, दूसरे की वैल्यू है 70। याद रखना जिसकी वैल्यू कम है उसको पीछे लेके जाना, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको आगे लेके आना, सो दैट हमको आंसर जो है वो पॉजिटिव में मिले। तो अब पीएच क्या हो जाएगा, पीएच विल बी 70 - 60, दैट विल बी 10 ग्राम। और एक्सेस में कौन है, एसिड, तो 10 ग्राम किसने डोमिनेट किया, एसिड ने डोमिनेट किया। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 10 डिवाइडेड बाय 1000 करो, क्योंकि आपने ग्राम के टर्म्स में आंसर लिया है, आपको ग्राम के टर्म्स में नहीं चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने 1000 के साथ डिवाइड नहीं किया चीज़ों को। समझ में आ रहा है आपको। तो चीज़ों को जब आप 1000 के साथ डिवाइड करोगे तब आपको 70 नहीं मिलेगा, तब आपको 0.07 ऐसे करके मिलेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे कर दिया वो चीज़, आप आगे माइनस करोगे तो आपको 10⁻⁻² ही मिलेगा। ठीक है ना। तो जो टोटल फाइनल जो आपको दिख रहा है एज ए हाइड्रोनियम आयन, जो क्या है वो है हमारा 10⁻², और इसका पीएच का मतलब है माइनस लॉग ऑफ 10⁻²। क्या होता है माइनस लॉग ऑफ 10⁻², मैंने अभी बताया। लॉग लोगे तो इस -2 को आगे लाना पड़ेगा, मतलब ये -2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और माइनस ऑफ लॉग है तो आंसर आएगा 2। तो पीएच इसका क्या हो गया, 2। और अगर यहाँ पे बेस डोमिनेट करता तो क्या होता, अगर इफ़ द लेफ्ट सोल्यूशन वॉज बेस देन, तो ये जो आपका आंसर आता ना उसको ऐड, इसको 14 से क्या कर देते हैं आप, सब्ट्रैक्ट कर जाते हैं, तो उसका पीएच हो जाता हमारा 14। समझ में आ रहा है आपको। अगर POH 2 होता, मतलब जो आपका लेफ्ट आउट सोल्यूशन होगा वो उसका पीएच या POH होगा। जैसे कि एसिडिक है तो यहाँ पे पीएच होता है 2, पर यहाँ पे अगर सोल्यूशन बेस होता तो POH क्या हो जाता, 2 हो जाता। होता कि नहीं, मतलब यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन जो लेफ्ट होगा ना वही उसका ये डिटरमाइन करेगा कि वहाँ पे पीएच लगेगा या POH लगेगा। या जैसे कि यहाँ पे एसिडिक था तो पीएच लगाया, अगर यहाँ पे बेसिक हो जाता लेफ्ट सोल्यूशन तो यहाँ पे हम POH की वैल्यू 2 लिखते। समझ में आया। और पीएच जो हो जाता उसका उल्टा हो जाता। ठीक है ना। 14 को माइनस करना पड़ता है दोनों में। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एट 25 डिग्री सेल्सियस पीएच विल बी। जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो पीएच क्या होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आपके दिमाग में यही आएगा कि टेम्परेचर से थोड़ी ना पीएच इफेक्ट होता है। तो आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि पीएच पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी होता है। पर याद रखना दोस्त, पीएच जो होता है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब पीएच सोल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और एक बात याद रखो कि जब पीएच 0 होता है ना तो सोल्यूशन विद पीएच 0 इज एसिडिक। ये बात याद रखना कि जब पीएच 0 होता है, इसका मतलब भाई ये तो सिंपल है ना दोस्त, अगर 14 से कम है तो 0, 1, 2, 3 वो ये सब क्या है, इन सब का पीएच बहुत कम है तो ये सब तो एसिडिक ही होगा ना दोस्त सोल्यूशन। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं कंसनट्रेशन की। देखो जब पीएच पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना, या फिर 0 होगा तो उसका क्या कंसंट्रेशन होगा। तो याद रखना कि जब पीएच पॉजिटिव होगा तो कंसंट्रेशन कम होगा, पीएच नेगेटिव होगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और पीएच 0 होगा तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है। ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं कि डाइल्यूशन में क्या होता है। ठीक है ना, याद रखना जब यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि पीएच चेंज बाय यूनिटी देन H+ कैन बी चेंज बाय। इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देखो। जब आप डाइल्यूट करते हो सोल्यूशन को तो क्या होता है, तो डिसोसिएशन होता है, चीज़ों में डिसोसिएशन होता है, आयंस ज़्यादा मूव करते हैं, चीज़ें डाइल्यूट हो जा रही है तो आयंस अब फ्रीली मूव करेंगे, तो इसके चलते क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, जिसके चलते पीएच बढ़ जाएगा, और पीएच ऑफ एसिड बढ़ गया तो पीएच ऑफ बेस भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी कि जब आप पीएच को यूनिटी से चेंज करते हो तो क्या होता है। इसका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है इस क्वेश्चन पे, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, उसका आंसर तो आप खुद भी निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन है आपके पास कि जब पीएच चेंज करते हैं हम लोग 2 से 4 में, 4 से 6 में, 6 से 9 में, 9 से 6 पे, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि पीएच चेंज कितना होता है। ठीक है ना, मतलब तो H+ में क्या चेंजमेंट पर क्या असर पड़ता है वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि H+ कितने से चेंज हो रहा है चीज़ें। तो देखो जब आप पीएच को तो 2 यूनिट से चेंज कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 से 4, ठीक है ना, 2 से 4 में चेंज हो रहा है पीएच, तो
pH कितने से चेंज हो रहा है, 2 से चेंज हो रहा है, तो मतलब 1/100 टाइम्स। ऐसे 3 से चेंज होता है तो 1/1000 टाइम्स। तो जैसे कि अगर 100 टाइम्स 1/100 टाइम्स चेंज हो रहा है तो 10⁻²। वैसे ही सेकंड तो अगर यहाँ पे अगर pH 10⁻² है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त, याद रख, ये 10⁻² आंसर कैसे आया, याद रखना कि ये कैसे आया 10⁻, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास pH 2 है दोस्त, इस pH 2 को आप अगर H+ में कन्वर्ट करोगे तो आपको भी पता है कि इसमें तो ये 10⁻² होगा, और pH 4 क्या होगा, 10⁻4 होगा कि नहीं। तो इन दोनों को जब आप इसका क्या निकालोगे, इन दोनों का अगर आप चेंज निकालोगे तो आपको 1/100 टाइम्स दिखेगा, जो कि कुछ और नहीं 10⁻² टाइम्स होगा। समझ में आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप चेंज देखोगे तो यहाँ पे आप 9 का क्या होगा pH, H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगा 10⁻⁻9, और इसका क्या होगा 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 और -9 कितने से चेंज हो रहा है, 1/1000 से चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है। आगे बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई मिक्स सोल्यूशन दिया हुआ हो और आपको उसका pH निकालना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे चीज़ों को, ठीक है ना। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो अगर आपको एक तो ट्रिक से समझने का, और या तो दूसरा बड़ा बिग फार्मूला यूज़ करने का। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि पहले ट्रिक से समझ लो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ना ट्रिक ही अप्लाई करना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लो कि ट्रिक से किस तरह से मैं सॉल्व करने वाली हूँ क्वेश्चन को। तो जैसे कि अगर आपको 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर बताया गया, जैसे कि यहाँ पे बताया ना मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। याद रखना, अगर आपको कभी 2 मिक्सचर दिया हुआ है, 2 मिक्सचर ऑफ pH दिया हुआ है, एक pH 2 और pH 3, इसको मिक्स करने के लिए बोला है कैलकुलेट द मिक्स्ड सोल्यूशन ऑफ pH, ठीक है ना। इसका अगर मुझे pH कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करोगे वो समझो, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं उसकी। तो आपको क्या करना है, दोनों का एवरेज निकालना है, इसका और इसका, इन दोनों को एवरेज निकालो और -0.24 कर दो, बस आपको उसका pH मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। क्या मैंने क्या बोला, इसका एवरेज निकालो, मीन बोलते हैं ना, एवरेज मतलब मीन, मतलब 2 + 3 जितना भी है टोटल डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर जो आएगा उसको माइनस कर दो 0.24 के साथ। और अगर 3 सोल्यूशन अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, 3 सोल्यूशन दिया हुआ है, जैसे कि pH ऑफ सोल्यूशन 1 is 1, pH ऑफ सोल्यूशन 2 is 2, pH ऑफ सोल्यूशन 3 is 3, तो आपको टोटल pH को कैसे निकालना है, वैसे ही आपको जैसे मीन करने के लिए बोला मैंने, अब आपको जितने भी सोल्यूशन है डिवाइडेड बाय 3, है ना, और माइनस करना है उसको किसके साथ, 0.56 के साथ। बस इतना कर दो, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपके हाथ में रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ के क्या क्या टर्म्स है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा समझना है आपको। स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला है जो आपके लिए न्यू है, और उससे पहले ये समझ लेते हैं एक लॉन्ग मेथड, ठीक है ना, फिर बच्चे बोलेंगे कि भाई लॉन्ग मेथड नहीं बताते, ठीक है। तो देखो इसको क्या करना है, लॉन्ग मेथड यही है कि जो अभी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में pH को क्या किया था, H+ में चेंज किया था, तो आपको भी इसी pH को आप H+ में चेंज कर दो। जैसे कि ये pH अगर 1 है तो इसको अगर H+ में चेंज करोगे तो 10⁻⁻1 होगा कि नहीं। तो इस तरह से आप उसको H+ में चेंज करके भी कर सकते हो, मतलब आपको तीनों का H+ में चेंज करना है, फिर उसको डिवाइड करना है 3 के साथ, फिर जो आंसर आएगा वो H+ में आएगा, उसको फिर pH में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है आपको। पहले pH से H+ में कन्वर्ट करो, फिर H+ से कन्वर्टेड को pH में कन्वर्ट करो। समझ में आ रहा है, वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ के फॉर्मूलेस के बारे में, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ हमको जानना बहुत ज़रूरी है, आगे के क्वेश्चंस में आपको मैं स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाऊंगी। अभी तक के लिए बस फॉर्मूला समझ लो। स्ट्रेंथ का जो क्या बोलते हैं यूनिट है, उसको भी अगर आप याद कर लेते हो ना तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला मैंने, अगर आप स्ट्रेंथ का यूनिट भी याद कर लेते हो तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ का जो यूनिट है वो क्या है, ग्राम पर लीटर। क्या है, ग्राम पर लीटर। ग्राम मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, पर लीटर मतलब डिवाइडेड बाय, लीटर मतलब वॉल्यूम, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, ग्राम पर वॉल्यूम। समझ में आ रहा है आपको, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। ये बात याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मैं बोलती हूँ कि ठीक है चलो आपको यूनिट भी याद नहीं है, तो इतना तो आपको पता होगा ना कि आपने जब मोलैरिटी वाला टर्म पढ़ा था तब आपने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पढ़ा था कि नहीं। वहाँ पे ही बस नंबर ऑफ मोल की जगह मास ऑफ सॉल्यूट बता दो, बस
वही उसका स्ट्रेंथ हो जाता है। मतलब सल्यूट का कितना मास है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, और 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में स्पेशली यहाँ पे लीटर बोला गया, मतलब कि एक सोल्यूशन लिया मैंने, 1 लीटर का मैंने सोल्यूशन लिया। फॉर एग्जांपल मैंने पानी लिया, उस पानी में मैंने कितना मास घोला है, ठीक है ना, कितना मास घोला है, उस मास को ऊपर लिखना है और उस वॉल्यूम को नीचे लिखना है। इससे मुझे उसका क्या मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा। समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मतलब यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही है, कुछ नहीं है, बस इसमें और इसमें एक ही फ़र्क है, यहाँ पे एक नया टर्म दे दिया है जिसका नाम है इक्विवेलेंट। बस याद रखो, नॉर्मेलिटी मतलब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ नथिंग बट इक्विवेलेंट, 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 ठीक है ना। तो वही ग्राम की जगह यहाँ पे एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्राम है, दैट इज़ ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है। अब एक और बात याद रखो, इस ग्राम इक्विवेलेंट को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इस इक्विवेलेंट टर्म में क्या छुपा है उस चीज़ को देखेंगे। मतलब कि है तो ये ग्राम ही, पर इसके साथ इक्विवेलेंट वेट को आपने क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। वो जो आप बोलते हो ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल JEE और JEE एडवांस बोलते हो ना, तो है तो वो एडवांस ही, पर उसमें JEE का सिलेबस भी एडेड है। समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल अच्छा नहीं लगा तो मेरी बात बस ये है कि ग्राम और ग्राम इक्विवेलेंट में बस एक ही फ़र्क है कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे एक वर्ड आया इक्विवेलेंट, तो वो कुछ ना कुछ तो इक्विवेलेंट से मेल खाएगा ही। तो यहाँ पे वही बात बोला गया है कि इक्विवेलेंट वेट। अब आपका दिमाग यही सोचेगा कि अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है दोस्त, ये इक्विवेलेंट क्यों लगा दिया वेट के आगे, कुछ ना कुछ तो होगा ये इक्विवेलेंट वेट। तो ये बता दूं मैं, इक्विवेलेंट वेट कुछ और नहीं, हमारा जो मोलर मास होता है ना दोस्त, हमको किस तरह से मतलब चीज़ों से डराया जा रहा है वो चीज़ बता दूं। जो आपको मोलर मास दिया जाता है ना क्वेश्चन में दोस्त, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaOH आपको दिया हुआ है, तो उसका मोलर मास तो हम निकाल ही सकते हो, पर उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। जैसे NaOH का n फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, तो NaOH का मोलर मास डिवाइडेड बाय 1, इस तरह से इक्विवेलेंट वेट को निकाला जाता है। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, क्योंकि इसको अगर आप कैलकुलेट इस इक्विवेलेंट वेट में ये वाला पार्ट डाल देते हो तो मोलर मास नीचे और n फैक्टर ऊपर आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं कि अगर आपको इन शॉर्टकट अगर समझना है कि स्ट्रेंथ होता क्या है, कंक्लूजन अगर मैं बता दूँ तो बताने के लिए तो मेरे पास ये है कि स्ट्रेंथ इज नथिंग बट नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट, या फिर मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब ये कैसे याद रहेगा, याद रखना स्ट्रेंथ इज इक्वल टू m इंटू एम, ठीक है ना। और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, इन नॉर्मेलिटी के टर्म्स में, नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट का यहाँ पे क्या लेना है, वेट लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे मोलर मास ले रहे हो तो वहाँ पे इक्विवेलेंट का भी एक मास होना चाहिए, मतलब वेट होना चाहिए, ठीक है ना। और m इंटू एम मतलब एक तो मोलैरिटी वाला m, दूसरा है मोलर मास वाला m। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल आपको कहाँ करना है। याद रखना कि अगर मान लो आपके पास एक सोल्यूशन लिया, 1 लीटर का सोल्यूशन दिया गया है और फिर आपको बताए, आपको pH भी दिया हुआ है इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का, और आपको ये पूछा जाता है कि सोल्यूट के कितनी उसमें मतलब उसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसमें प्रेजेंट है उस सोल्यूशन में। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे करना है वो हम देखेंगे अभी। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अमाउंट ऑफ KOH। अब हमने क्या लिया है, तो यहाँ पे बकरा कौन है, KOH है। तो KOH इन 200 ml हैविंग pH 12.3, मतलब कि एक सोल्यूशन दिया गया है, वो सोल्यूशन किसका है, KOH का सोल्यूशन है। उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन में pH कितना है, 12.3 है, और आपको ये भी बताया गया है कि कितना वॉल्यूम सोल्यूशन है, और अब आपको निकालना है कि उसमें कितना अमाउंट है, क्या, KOH। अब इसका इस्तेमाल कैसे करोगे स्ट्रेंथ निकालने के लिए, मतलब अमाउंट ऑफ KOH का मतलब स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है आपको, स्ट्रेंथ कुछ और नहीं, ये आपको बताता है कि कितना अमाउंट है उस वो पर्टिकुलर सोल्यूशन में। और आपको भी ये बात पता ही है कि स्ट्रेंथ निकालने का हमने एक छोटा सा फॉर्मूला देखा था, जो कि था नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट और मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब क्वेश्चन में हमको तो pH दिया हुआ है और यहाँ पे KOH की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे KOH का क्या pH लिखोगे आप या POH लिखोगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमेशा याद रखना कि नॉर्मेलिटी निकालते वक्त उस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस चीज़ का हमको निकालना होता है। अगर क्वेश्चन में बेस दिया है तो POH का नॉर्मेलिटी निकालते हैं, और अगर क्वेश्चन में एसिड दिया है तो pH का नॉर्मेलिटी निकालते हैं, ठीक है ना।
अब तो क्वेश्चन में KOH दिया हुआ है, तो KOH का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन में पीएच दिया है उसको POH में कन्वर्ट करना है, जो कि है 14 माइनस 12.5 दैट इज 1.7। और इसी 1.7 को अगर आप n प्लस में कन्वर्ट करोगे तो n मतलब नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करोगे दैट इज n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1.7। आपको बताया था मैंने कि ये पावर में चला जाता है जब आप इसको हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म्स में या OH माइनस आयन के फॉर्म में लिखते हो। तो अब ये OH माइनस आयन के फॉर्म में है, तो OH माइनस आयन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन OH माइनस की क्या हो जाएगी 10 टू द पावर -7। और यहाँ पे क्या होता है, और आपको मैंने ये भी बताया कि ये नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ n फैक्टर के साथ। n फैक्टर इसका क्या है 1, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 ही रहेगा, तो मतलब ये एज इट इज़ रहेगा। अब इक्विवेलेंट वेट बोला गया। अब इक्विवेलेंट वेट मतलब इसी का इक्विवेलेंट वेट। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है दोस्त, इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 56। मतलब इक्विवेलेंट वेट मतलब मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब आपको पता है कि इसका क्या होता है 56 होता है, 56 होता है कि नहीं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 56 लिख दिया डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर क्या है 1, तो हमने यहाँ पे 1 भी लिख दिया। तो इसके साथ हमको जो आंसर मिला दैट इज़ 5.6 इंटू 10 टू द पावर 1.7। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना दोस्त, ये 1 मिलीलीटर में है, ठीक है ना, जो आपको आंसर मिला है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिया था, यहाँ पे आपने 200 ml के टर्म्स में लिया था, इसीलिए यहाँ पे मिलीलीटर के टर्म्स में आइए। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त, जब आप इसको जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ना आपको अमाउंट बताना है 200 ml में, तो आपको क्या करना है, जो आपका आंसर आएगा ना उसको जितना आपको पूछा गया है उसके हिसाब से उसको लीटर के टर्म्स में कर दो। अब आपको 200 ml पूछा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 200, और ml पूछा है उसको लीटर के टर्म्स में चाहिए तो डिवाइडेड बाय 1000। समझ में आ रहा है? आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन 1 ml सोल्यूशन हैविंग pH 13। आपके पास एक pH है जिसका वैल्यू है 13, आपको उसका H प्लस आयन निकालना है, और किस में निकालना है 1 मोलर सोल्यूशन में, तो आप 1 ml सोल्यूशन में। अब इजीली आप स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके सारा का सारा आंसर निकाल सकते हो। अब आपको एक नया क्वेश्चन दिया गया है, जिस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आपको H प्लस आयन निकालना है 1 ml सोल्यूशन का, जिसका कि pH क्या है 13। तो इसका मतलब ये है कि 1 ml का pH 13 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप इस pH को H प्लस में कन्वर्ट करोगे, जबकि वो 10 टू द पावर -13 दे देगा, तो वो चीज़ जो है ना दोस्त, वो चीज़ कितने ml में है, 1 ml में है, 1 ml में है। तो इसका मतलब ये है कि देखो, आप जब इसको 10 टू द पावर -13 में लोगे ना दोस्त, तो फिर वो मोलर के टर्म्स में रहेगा। और आपको पता है कि इस मोलर का मतलब ये है कि ये जो 10 टू द पावर -13 है ना, वो 1000 ml में है, क्योंकि आपको भी पता है कि मोलैरिटी लीटर में लिखा जाता है तो वो ये 10 टू द पावर -13 1 लीटर में है दोस्त। तो आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर इज़ नथिंग बट 10 टू द पावर -13 मोल। तो अगर इसको 1 मिलीलीटर में लेना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो मेरे को आंसर मिलेगा वो मिलेगा 10 टू द पावर -16 मोल। अब आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ H प्लस आयन, आपको पूछा गया नंबर निकालना है आपको H प्लस आयन का। तो नंबर आप कैसे निकालोगे, अगर आपको कोई मोल दिया हो तो आपके पास एक सिंपल सा मास्टरमाइंड फार्मूला है, जो कि है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो उसको एवोगैड्रो नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन, जो कि है 6 इंटू 10 टू द पावर 7। समझ में आए? तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। pH ऑफ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज कैलकुलेटेड बाय हाउ। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई डाइल्यूट सोल्यूशन है और आपके पास एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, किसका, एसिड या किसी बेस का, तो उसका आप किस तरह से pH निकाल सकते हो, उस चीज़ के बारे में बोला गया है। मान लेना कि अगर H प्लस जो है वो H प्लस कंसनट्रेशन अगर ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7 है, तो याद रखना कि H प्लस फॉर्मेशन को आप निगलेक्ट करोगे, और यही चीज़ OH के लिए भी वैलिड है। पर अगर H प्लस 10 टू द पावर -6 रहे तो याद रखना कि H प्लस फॉर्मेशन को आपको H प्लस फॉर्मेशन ऑफ वाटर को कंसिडर करके चलना है। अब याद रखना कि अगर दोनों सेम रहे तो 10 टू द पावर -7 अगर
10⁻⁷ या 10⁻⁻6 रहे तो वो OH माइनस के को कंसिडर किया जाएगा, उसको मतलब उसको कंसिडर किया जाएगा NaOH और OH के साथ, ठीक है ना। तो उसके वाटर के कंसंट्रेशन को आपको कंसिडर करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे कि किस तरह से आप वीक एसिड का और वीक बेस का pH कैलकुलेट करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास एक रिएक्शन आएगा, इस रिएक्शन का हमको क्या करना है, वीक एसिड और वीक बेस कैलकुलेट करना है, और उसका भी क्या करना है हमको उसका pH कैसे कैलकुलेट करना है वो तो हमारा लास्ट ऑप्शन रहेगा। पहले आप ये भी समझ लेना कि उसको कैलकुलेट करते करते बीच में आपको जो भी चीज़ें डेरिवेशन देखने को मिलेगा वो पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको याद करना है। कैसे याद करोगे उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे इस चीज़ को। तो वो एग्जांपल है HA, जो कि आगे टूट के H+ और A- में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप इनिशियली C कंसंट्रेशन लेते हो और स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, टाइम 0 में प्रोडक्ट तो बनता नहीं है, पर एट टाइम T आपको दिखता है कि C कंसंट्रेशन में से कुछ कंसंट्रेशन निकल गया है रिएक्शन से, तो वो उसको आप कैसे डिनोट करोगे, C से, मतलब कितना कंसंट्रेशन डिसोसिएट हुआ है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मल्टीप्लाई बाय C। अब C निकल गया तो फिर वो क्या बनाएगा, C बनाएगा, और वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितने, मतलब स्टोइशियोमेट्री कितने है, उसके हिसाब से आपको लगाना है। अब देखो, अब इसका अगर आप Ka निकालोगे, वो आपको पता है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, तो ये डिवाइडेड बाई ये होगा, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि जब आप इस पे यहाँ से जब आप इसका जो कंसंट्रेशन जो C है, इसको अगर कॉमन निकाल के इसको काटोगे तो आपको दिखेगा C⁴/1 - अल्फ़ा। तो सवाल ये है दोस्त कि अब आगे चीज़ों को कैसे सॉल्व करोगे। अब एक बात आता है दोस्त कि ना, आप तो जब पढ़ते हो दोस्त, बहुत बार आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको दिखा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C⁴। तो यहाँ पे C⁴/1 - अल्फ़ा क्यों है, याद रखना। वो जो आप पढ़ते हो ना, उसमें ना अल्फ़ा की वैल्यू ना इतना ज़्यादा होता है ना दोस्त, कि इसको आप नेग्लेक्ट करते हो इस 1 को, और ये कट जाता है, तो तब जाके इसका आंसर C⁴ बनता है, Ka की वैल्यू, ठीक है ना। और आपको एक बात याद रखना है, इस बात को गांठ बांध लो कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो रिएक्शन, हमेशा इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, चाहे कुछ भी हो। और अल्फ़ा क्या होगा, Ka की वैल्यू C⁴ होगा या C⁴/1 - अल्फ़ा होगा, वो कैसे डिटरमाइन करोगे, आप हमेशा अल्फ़ा के वैल्यू को देखोगे। अगर अल्फ़ा 1 है, मान लो कि अल्फ़ा जो है वो अगर लेस देन 5% है, ठीक है ना, या फिर इक्वल टू 5% है, इसका मतलब क्या है, 5% मतलब 5/100, ठीक है ना। अगर वो लेस देन 5 है या फिर इक्वल टू 5 है, तो उसको इग्नोर करना है आपको। इसका मतलब क्या है कि इस 1 - अल्फ़ा को, अच्छा, Ka = C⁴² पढ़े हो आप, आई एम सॉरी, आप Ka = C⁴² पढ़े हो, आप कभी C⁴ नहीं पढ़े हो। C⁴ आप H+ में पढ़े हो कि H+ को आप C⁴ से डिनोट करते हो, वो छोड़ो। मैं बोल रही थी Ka को आप C⁴² इसलिए देखते हो क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा को इग्नोर करते हैं, तो इसी अल्फ़ा को आपको इग्नोर नहीं करना, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि कब इग्नोर करना है, कब इग्नोर नहीं करना। अगर वो लेस देन 5% है तब तो इग्नोर करो भाई, इतना तो नहीं होना चाहिए। ST SC वालों को फ्रीडम, इतना तो कम मार्क्स में हम सिलेक्शन नहीं दिला सकते IIT में। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, ऐसे लोगों को इग्नोर करना है। पर हाँ, अगर तुम 5% से ऊपर लेके आते हो तो तुमको हम सिलेक्ट करेंगे, तो इस तरह से चीज़ों को याद करना, ठीक है ना। तो अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो इस अल्फ़ा को कंसिडर करेंगे और 1 - अल्फ़ा को लिखना है आपको नीचे, ठीक है। अब याद रखना, H+ को आप C⁴ भी लिख सकते हो, मैंने अभी बताया आपको, और इसी अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हो, Ka/C। समझ में आ रहा है, इसी अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हो, Ka/C, अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो, ठीक है ना। अगर आपने इग्नोर कर दिया इस 1 - अल्फ़ा को, तो ये हो जाएगा Ka/C, और इसको आप इधर लिख देते हो, और फिर आगे चल के ये C² हो सकता है, और इसको आप √CK भी लिख सकते हो। पर मेरा आपको ये सजेशन है कि आप अगर दो चीज़ अगर लर्न करना चाहते हो इस पूरे के पूरे चीट से, तो याद रखना H+ जो कंसंट्रेशन है वो होता है C⁴, इस चीज़ को याद रख लेना, और K जो होता है वो होता है C⁴² डिवाइडेड बाय 1 - अल्फ़ा, ठीक है ना। सिर्फ C⁴² नहीं, C⁴² 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, बस इतना याद रख लो। इन सबको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा आता नहीं है। फिर भी अगर आपको याद रखना है तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये भी याद कर लो, ठीक है ना। √CKa, मतलब K के टर्म्स में √CKa, ठीक है ना, और अल्फ़ा के टर्म्स में C⁴, ठीक है।
अब आती है बारी वीक बेस की। अच्छा, पीएच जो मेन है वही तो हमने नहीं निकाला। तो देखो, जब आप इस चीज़ का ये निकालोगे कि H+ का आप क्या लिखते हो, सी अल्फ़ा लिखते हो, मैंने अभी बताया मैंने। तो जब आप इसको सी अल्फ़ा लिखोगे दोस्त, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे ना आपको एक चीज़ दिखेगा। क्या दिखेगा कि यहाँ पे जब आप इसका सी अल्फ़ा स्क्वायर करोगे, मतलब सी के ए आप लिखते हो ना H+ को। अब इसी H+ को जब आप सी के ए लिखते हो तो वो रूट में लिखते हो, और उसी रूट को आप क्या लिख सकते हो, सी के ए इन द ब्रैकेट ऑफ 1/2, मतलब उसको 1/2 कर सकते हो। रूट के टर्म्स को तोड़ने के लिए आपको उसको उसके पावर में 1/2 लेना पड़ता है, ये चीज़ आपको पता है। अब इस पूरे टर्म का जब आप इसका पूरा का लॉग लोगे ना, तो क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू हाफ, जो कि आपका ऊपर ब्रैकेट में है, तो हाफ इधर आ जाएगा और फिर पी के ए माइनस लॉग सी आएगा। समझ में आया? पी के ए इसलिए लिखा गया है कि पी के ए इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ के ए, और फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस लॉग सी होगा। समझ में आया? बहुत ईजी है दोस्त। अब आगे बात कर लेते हैं कि वीक बेस का कैसे निकालोगे आप पीएच। आपको ना अगर किसी भी वीक एसिड और वीक बेस का पीएच निकालना हो ना, तो कभी भी फॉर्मूले को याद मत करना। मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगी कि कभी मत करना, क्योंकि आगे आपको इतने पीएच के फॉर्मूले दिखेंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे कौन सा डालना है। आपको बस एक फॉर्मूला याद करना है, मैंने क्या बताया, H+ इज इक्वल टू रूट सी के ए, या फिर आप के सी भी याद कर सकते हो, के सी, ठीक है ना। तो आप के सी भी याद कर सकते हो, रूट के सी, और इसी रूट के सी को आप क्या कर देना, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन लिख देना, और उस हाइड्रोनियम में आप रूट के सी लगा दो और फिर उसका लॉग ले लो, ईजिली आपको मिल जाएगा इसका आंसर। एंड सेम गोज फॉर वीक बेस। वीक बेस में भी यही है, यहाँ पे आपको सी के बी दिखने को मिलेगा, के ए की जगह के बी, और यहाँ पे भी वही चीज़ है, पर यहाँ पे याद रखना, हाँ पी ओ एच यही होगा, सेम होगा, पर याद रखना इसी पी ओ एच को अगर आपको पी एच में बदलना है तो उसको 14 करना है पी ओ एच के साथ, याद रहेगा? ठीक है, अब बात कर लेती हूँ इसका। तो अगर आपको कभी मिक्सचर में आपको दिया गया हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द H+ ऑफ टोटल ऑफ वीक एसिड, ठीक है ना, आपको H+ टोटल निकालना है किसका, वीक एसिड का और वीक बेस का, इन अ मिक्सचर। अगर आपको दिख रहा है कि HX और HA जो है वो डिसोसिएट कर रहा है और वीक एसिड और वीक बेस में, तो उसका जो मिक्सचर है उसको कैसे निकालना है। अब आपको पता है कि दोनों डिसोसिएट कर रहा है, तो दोनों को अगर आप डिसोसिएट कर दोगे ना दोस्त, तो क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इसको मान लो कि हमने इसको 1 ले लिया और इसको सेकंड वाला ले लिया, तो यहाँ पे हमने मान लो C1 ले लिया कंसंट्रेशन, यहाँ पे C2 ले लिया, तो डिसोसिएशन के बाद यहाँ पे C1 अल्फा 1 यहाँ निकल जाएगा, तो यहाँ पे C1 अल्फा 1 और यहाँ पे C1 अल्फा 1 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे C2 अल्फा 2 C2 अल्फा 2 बनेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे किस तरह से इसको मेंशन करना है, याद रखना कि H टोटल क्या हो जाएगा हमारा, H+ ऑफ HX प्लस H+ ऑफ HA। ठीक है ना। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, C अल्फा और C अल्फा भी लिख सकते हो। पर एक और मैंने याद करवाया था आपको फॉर्मूला, क्या कराया था, रूट ऑफ CKA और प्लस करना है रूट ऑफ C2K2। समझ में आया। अब इसी रूट को जब आप तोड़ोगे तो आप इसको इसके टर्म्स में कर सकते हो। एक और बात याद रखना, सेम H+ की जैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, OH का भी वही होगा, पर यहाँ पे Ka की जगह Kb लगेगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखना कि जहाँ H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी वहाँ Ka की वैल्यू भी बढ़ेगी ऑफ कोर्स, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो बढ़ेगी ही। पर याद रखना जहाँ पे H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा वहाँ पे pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। जहाँ पे pH कम वहाँ पे OH माइनस ज़्यादा, मतलब POH ज़्यादा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड के अल्फा और के बी आपको एक्सप्लेन करना है कैटायन और एनायनिक या कैटायनिक एनायनिक या नो हाइड्रोलिसिस को। मतलब कि अब हमको हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। हाइड्रोलिसिस के 3 टर्म्स है, एक है नो हाइड्रोलिसिस, एक है एनायनिक हाइड्रोलिसिस और एक है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, और एक है एनायनिक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। मतलब 4 पार्ट्स है। ठीक है। तो उसमें से भी नो हाइड्रोलिसिस को का कोई ऑप्शन बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, तो इसको हाइड्रोलिसिस में क्यों ही रखे। तो याद आपको बस एक चीज़ रखना है कि हाइड्रोलिसिस अगर होना है तो उसका फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए, पर उसके साथ एक वीक एसिड और वीक बेस भी होना चाहिए। और वो क्या कैसे होगा वो सब हम बाद में समझेंगे। पहले बस ये समझ लो कि उसका एक कंडीशन ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl जो है वो NaOH और HCl से बनता है, और NaOH जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है और HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल है नो हाइड्रोलिसिस का, क्योंकि इसका पीएच तो इसका पीएच क्या होगा 7। याद रखना हाइड्रोलिसिस को का पीएच कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है और बफर को कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है। बफर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत बार आता है बफर, और बफर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एनायनिक और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस का। एनायनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि जब एनायंस वीक एसिड से आता है तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो कहाँ से आ रहा है, वीक एसिड से आ रहा है। वीक एसिड मतलब CH3COOH, उसका जो H अगर निकाल दोगे तो CH3COO जो माइनस जो बन रहा है वो क्या है, वो है एक एनायन जो कहाँ से आ रहा है, वीक एसिड से आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। मैंने आपको यही बताया कि आपको एक तो वीक लेना ही है, आपको चीज़ों को वीक करना है। जैसे कि एसिड को आपने वीक किया तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस, और आपको पता है कि आपने एसिड को वीक किया है दोस्त, आपने बेस को वीक नहीं किया है। तो अगर आप एसिड को वीक करते हो तो आपका बेस वीक नहीं होता, तो याद रखना, तो तब पीएच की जो वैल्यू होती है ना, तो याद रखना पीएच की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 7, क्योंकि आपका सोल्यूशन बेसिक है, क्योंकि आपने वीक एसिड यूज़ किया है। वीक एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग बेस को फेवर करना, और जब स्ट्रॉन्ग बेस फेवर होता है तो सोल्यूशन क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है, और पीएच क्या बन जाता है, ग्रेटर देन 7 बन जाता है। तो 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। एनायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब ए मतलब एनायनिक, ए मतलब वीक एसिड, मतलब ए मतलब एनायनिक, ए मतलब एसिड। तो किसको बकरा बनाना है यहाँ पे, एनायनिक हाइड्रोलिसिस में एसिड को बकरा बनाना है, और उसको क्या करना है, हमको वीक करना है। अगर एसिड को वीक कर दिया तो हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा, बेसिक सोल्यूशन बन जाएगा। तो पीएच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7। समझ में आया। अब आगे बात कर लेते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस के बारे में। कैटायनिक में उसका उल्टा हो जाएगा। अब आपने एनायनिक में जो भी पढ़ा उसका उल्टा कर दो, तो बकरा किसको बनाना है, बेस को। तो वीक बेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। पीएच क्या हो जाएगा, मतलब सोल्यूशन अब एसिड हो गया तो पीएच क्या हो जाएगा, लेस देन 7। अब लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7 में अब आता है दिक्कत कि आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना है। मतलब 7 अगर ग्रेटर देन 7 है तो ठीक है, ऑफ कोर्स 7 के साथ कुछ ऐड करना है, और लेस देन 7 है तो 7 के साथ कुछ ना कुछ घटाना है। तो यहाँ पे अगर आप एनायनिक को देखो तो एनायनिक में आपको दिखेगा कि ग्रेटर देन 7 है पीएच, तो 7 में क्या ऐसा ऐड करोगे। तो मैंने जो भी आपको इससे पहले फॉर्मूले में बताया था pKa माइनस log C, यहाँ पे आपको दोनों में प्लस करना है, pKa प्लस log C, pKa प्लस log C। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आगे एक माइनस का साइन है, वो जिसको न्यूट्रलाइज करके प्लस कर दोगे, ठीक है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस pKa प्लस log C लिखो सब में, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको दिखेगा उसको pKa प्लस log C लिख देना, ठीक है ना। पर ये तभी करना जब एनायनिक और कैटायनिक बोले। अब जब एनायनिक कैटायनिक दोनों का मिक्सचर बोले, एनायनिक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करें, तो मत ऐसा करना। सिर्फ एनायनिक हाइड्रोलिसिस जो कि अलोन में है, या फिर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस जो कि अलोन में है, उसका अगर आपको बताया जाए कि पीएच निकालो तो ऐसे इस तरह से करना है, हाफ ऑफ pKa प्लस log C। समझ में आ रहा है, हाफ ऑफ pKa प्लस log C, और यहाँ पे प्लस हो गया माइनस, वो आपको pH सोल्यूशन के हिसाब से पता चल जाएगा। अब कभी कभार आपको Ka भी दिया जाता है, उसके हिसाब से भी आपको निकालना पड़ता है कि हाइड्रोलिसिस क्या है। अगर Kb दिया है तो वीक हाइड्रोलिसिस है ना, सॉरी वीक नहीं, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है ना, क्योंकि बेस को बकरा बनाया जा रहा है। और Kb क्यों ही आएगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो Kb का वैल्यू क्यों ही आएगा। K क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन अगर 100% है तो K की क्या ही वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है आपको, अल्फ़ा 0 रहेगा तो C अल्फ़ा स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, तो उसको छोड़ो आप, मतलब अल्फ़ा 1 रहेगा, ठीक है ना, उसको छोड़ो आप बस ये समझो कि कैटायन विद वीक बेस। अच्छा, एक और बात याद रखना कि ये जो आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल रहे थे, अल्फ़ा की वैल्यू नहीं, आपने किसकी वैल्यू निकाली थी, आपने निकाला था रूट के सी निकाला था आपने। तो रूट के सी को
अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे भी वो H+ का कंसंट्रेशन रूट KC ही है, पर यहाँ पे ना आपको रूट KH के टर्म्स में दिया हो गया है, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस का है ना टर्म। तो याद रखना कि H+ का कंसंट्रेशन यहाँ पे भी KHC होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस है इसलिए हमने KH का इस्तेमाल किया है, और इसी KH को KW/KB बोलते हैं। अगर एनायनिक हाइड्रोलिसिस है तो KW/Ka बोलेंगे। समझ में आया? तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, और इसके हिसाब से यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। अगर आप H मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 माइनस H को अगर आप इग्नोर कर देते हो तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, KH की वैल्यू आ जाएगा CH²। समझ में आ रहा है? और इसी तरह H को शफल करके आप इसका भी निकाल सकते हो। आगे बात कर लेते हैं एनायनिक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है। आगे देखो, एनायनिक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, यहाँ पे pKa माइनस pKb होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है, यहाँ पे pKb प्लस log C, वहाँ पे pKa प्लस log C। यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ पे भी सोल्यूशन जो है वो बेसिक होगा, क्योंकि 7+ ऐड हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इधर, पर याद रखना कि pKa माइनस pKb होगा, मतलब आपको दोनों का आपको डिसोसिएशन क्वेश्चन कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा। और एक और बात याद रखना कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। √KH/C इसमें भी √KH/C होगा, पर याद रखना एनायनिक और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में √KH डिवाइडेड बाय 1 प्लस √KH होगा। ठीक है ना, मतलब √KH प्लस √KH प्लस 1, बस ये याद रख लो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि H+ कैसे निकालते हैं। H+ यहाँ पे निकालने का तरीका है Ka मल्टीप्लाई बाय √KH। इसकी ज़रूरत नहीं उतना याद करने का, याद ये कर लो कि KH जो होता है यहाँ पे, वहाँ पे क्या होता था, KW/Ka होता था एनायनिक में। कैटायनिक में KW/Kb होता था KH की वैल्यू। यहाँ पे क्या है, KW/Ka इंटू ऑफ Kb, मतलब Ka भी लेना है और Kb भी लेना है, दोनों लेना है। समझ में आया आपको? आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ना वो हाइड्रोलिसिस का एप्लीकेशन है, मतलब अभी जो मैंने आपको हाइड्रोलिसिस समझाया ना, उस हाइड्रोलिसिस का आपको उसका एक क्वेश्चन है, उसका कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो एक क्वेश्चन ये है कि 0.01 मोलर NH4Cl सोल्यूशन है हमारे पास, जिसका कि Kb की वैल्यू ये है और pKb की वैल्यू ये है। आपको KH निकालना है। Kb देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस KH को देखते ही आ जाना चाहिए कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हाइड्रोलिसिस कौन सा हो रहा है, Kb, बस Kb ही दिया हुआ है, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पे आपको KH की वैल्यू पूछी गई है, तो KH की वैल्यू क्या होती है, KW/Kb होता है कि नहीं। अब KW जो होता है, उस KW को आप कैसे निकालोगे, उस चीज़ को भी समझ लेना एक बार। और हाँ, pH भी निकालना है आपको। ठीक है, देखो KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14। मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। तो और pKW क्या होती है, 14 होती है। तो 10⁻⁻14 लिख दिया, और जो मैंने बताया था 10 Kb की वैल्यू जो कि है 2 × 10⁻, इस चीज़ को आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। अच्छा, अब बात आती है कि pH क्या निकालोगे। आपको भी पता है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, मैंने आपको 3 कंडीशन बताया था। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में बकरा बनता है बेस को अगर वीक करोगे तो सोल्यूशन क्या बन जाएगी, एसिडिक का मतलब pH क्या होगा, <7 मतलब 7 माइनस ऑफ। अब माइनस में क्या होगा, हाफ ऑफ pKb प्लस log C, और उस चीज़ को आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और pKb की जगह आपने ये लिख दिया। इसका आप अगर pKb निकालोगे तो क्या होगा, 5 माइनस ऑफ log 2, 5 माइनस log 2 होता है 4.7। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, C की जगह आप 0.01 लगा दो, फिर आपको आंसर मिल जाएगा pH की वैल्यू। आगे बात कर लेते हैं pH ऑफ मिक्सचर ऑफ एनिलिन एंड एसिटिक एसिड ऑफ Kb की वैल्यू ये, Ka की वैल्यू A, ईच हैविंग अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 मोलर, फाइंड KH एंड H। अब क्या आपको दिक्कत है इसमें, आपको भी पता है कि यहाँ पे Kb और Ka दिया हुआ है, आपको देख के पता चल रहा है कि एनायनिक कैटायनिक दोनों का हाइड्रोलिसिस पूछा है। और KH की वैल्यू मैंने आपको बताया था कैसे निकालोगे आप, बहुत सिंपल है दोस्त, KW डिवाइडेड बाय Ka मल्टीप्लाई बाय Kb, आप क्योंकि आपको दोनों दिया गया है। और H का मैंने क्या बताया था दोस्त, H का मैंने बताया था √KH डिवाइडेड बाय 1 प्लस √KH। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये देखो आपने KH की वैल्यू निकालना है पहले, फिर आप जब आप इसका वैल्यू निकालोगे फिर उसका आपको रूट लेना है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे करना है आपको कि KW की वैल्यू 10⁻⁻14, K आपने इधर लिख दिया, Kb मल्टीप्लाई कर दिया। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वहाँ पे कि pH क्या होगा, pH का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू, मतलब 7 + हाफ इंटू pKa माइनस pKb। समझ में आया? ओके, तो इसके साथ साथ आपका ये होता है ख़त्म हाइड्रोलिसिस। अब लास्ट
सेकेंड लास्ट मतलब बफर के बाद हम सल्यूबिलिटी भी पढ़ेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा। बफर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बफर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं सिंपल बफर, एक होता है मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर जो होता है वो कैसे बनता है, वीक एसिड के सॉल्ट से एंड वीक बेस के सॉल्ट से, ठीक है ना। तो देखो कैसे होता है, तो याद रखना कि एक किसी भी वीक एसिड या किसी भी वीक बेस का जो सॉल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल बफर। पर जो मिक्स्ड बफर होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर, ठीक है ना। पहले हम सिंपल बफर को समझ लेते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। अब वीक एसिड क्या होता है, CH3COOH। अब ये तो सॉल्ट होता नहीं है, तो ये होता है सिर्फ वीक एसिड। अब इसका सॉल्ट क्या होगा, जब इसको आप किसी सॉल्ट के साथ जैसे कि KCl, NaCl, NH4Cl, जब आप ऐसे सॉल्ट के साथ जब इसको मिक्स करते हो तब ये हो जाता है CH3COONH4। तो ये हो जाता है हमारा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड या वीक बेस। समझ में आया। अब दूसरा है हमारे पास मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक। एसिडिक बफर क्या होता है, जिसका भी बफर पूछा जाए ना, जैसे कि एसिडिक, उसका वीक कर दो, उसको वीक कर दो बस। मतलब एसिडिक मतलब वीक एसिड प्लस, और उसका ऑपोजिट क्या है, अब जैसे एसिड का ऑपोजिट क्या है, बेस। तो अब बेस को क्या करो, स्ट्रॉन्ग कर दो बस। मतलब एक को वीक कर दो, एक को स्ट्रॉन्ग कर दो। और याद रखना जिसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो उसका सॉल्ट लेना है आपको। तो मतलब वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। तो मतलब एंड वीक एसिड, आई एम सॉरी। देखो आपको क्या करना है, वीक एसिड को वीक करना है और बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर दोनों का सॉल्ट लेना है। मतलब आपने वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। यहाँ पे बेसिक में वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आया। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं इसका पीएच कैसे निकालना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको एग्जाम में इसका पीएच ही निकालने के लिए पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेगा ना। जो भी आपको सॉल्ट दिखेगा ना दोस्त, उसको बस लॉग के ऊपर लगा देना। और जो भी आपको बिना सॉल्ट का सोल्यूशन दिखेगा, जिसमें कि आपको ऐसे CH3COOH या फिर NaOH, है ना, ऐसे ऐसी चीज़ें दिखेंगी, तो आपको वो चीज़ नीचे लिखनी है, ठीक है ना। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कहाँ पे क्या डालना है। तो वीक बेस या वीक एसिड जो भी आपको दिखेगा वो आपको कहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर में। और जो चीज़ आपको जो भी आपको सॉल्ट दिखे वीक एसिड एंड वीक बेस का, वो आपको कहाँ लिखना है, न्यूमिनेटर में लिखना है, ठीक है ना। तो लॉग के ऊपर ये आएगा सॉल्ट आएगा, और लॉग के नीचे आपको क्या आएगा वो भी आपको, आई थिंक आपको समझ में आ गया। और फिर उसमें अब अगर एसिडिक बफर पूछा गया तो पीके ऐड करना है, और अगर बेसिक बफर पूछा जाए तो पीके भी ऐड करना है। मतलब मैंने अभी क्या बोला, जब ये बफर दिखे तो हमेशा याद रखना लॉग के ऊपर जो होगा वो सॉल्ट होगा, लॉग के नीचे जो होगा वो क्या होगा, वीक एसिड या फिर वीक बेस, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और उसमें आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको उसमें ऐड करना है पीके या फिर पीके बी। अगर एसिडिक बफर पूछे तो आपको पीके ऐड करना है, और अगर आपको बेसिक बफर पूछे तो उसमें पीके भी ऐड करना है। बस इतना सा काम है, और कुछ नहीं है एसिडिक और बेसिक बफर में। बस अब लास्ट टॉपिक में पहुंच गए हम, और वो है हमारा सल्यूबिलिटी। सल्यूबिलिटी को समझ लो, उसके बाद पूरा खेल खत्म, ठीक है। टेंशन मत लो दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन है, सो दैट आप उस बफर को अप्लाई कर सको, उस बफर के कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। मैं हर एक की क्वेश्चन लेके आई हूँ, सो दैट आपको एक भी वैरायटी के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है कि आपको पीएच निकालना है। आपके पास क्वेश्चन ये है कि मिक्सिंग ऑफ 0.01 मोलर NH3 एंड 0.1 मोलर ऑफ NH4 to SO4। तो यहाँ पे आपको एक NH3 दिया हुआ है, NH4 to SO4 दिया है। आपको पूछा गया है कि इस, और पीकेवी की वैल्यू दी गई है। आपको पूछा गया है कि इसका क्या होगा पीएच। देख के आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा लग रहा है कि NH3 है और उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्ट दिख रहा है दोस्त। तो यहाँ पे आपको निकालना है बफर का पीएच, ठीक है ना। वीक एसिड का, वीक बेस का मैंने समझा दिया है कैसे निकालना पड़ता है। उसका के की वैल्यू निकालना पड़ता है, दैट इज सॉरी सी की वैल्यू, उसका क्या बोलते हैं, H+ की वैल्यू निकालना पड़ता है, सो दैट उसका पीएच निकाल सको, दैट इज माइनस लॉग ऑफ H+ हाइड्रोनियम आयन। और वैसे ही जो कि होता है √KC, है ना, तो या फिर KBC। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो चीज़ है ना वो यहाँ पे अलग चीज़ लग रहा है, वो यहाँ पे बफर वाली चीज़ लग रही है। यहाँ पे ना तो कोई वीक एसिड वीक बेस का कॉन्सेप्ट है, ना तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका बफर क्या है।
और बफर का पीएच कैसे निकालते हो आप, मैंने आपको बोला था देखते ही आपको पहले तो सॉल्ट अलग करना है, छांटना है, और क्या बोला मैंने, वीक एसिड या वीक बेस छांटना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है NH3 है, जिसको कि आप डिनोमिनेटर में लिखोगे लॉग के, और लॉग के न्यूमिनेटर में क्या लिखोगे, सॉल्ट लिखोगे। जो सॉल्ट है वो है 0.1, मतलब उसका कंसनट्रेशन लिखोगे 0.1 मोलर ऊपर और ये वाला 0.1 मोलर नीचे। और आपको एक बात तो, ये बात तो पता होगा कि जब आप इसको डिसोसिएट करोगे, आपको ऑफ कोर्स सॉल्ट को डिसोसिएट करना है। जब आप सॉल्ट को डिसोसिएट करोगे तो आपको दिखेगा कि जो NH4 2SO4 है ना, उसमें जो NH4+ है ना, वो उसका जो क्या बोलते हैं कोफिशिएंट है वो 2 है, उसके चलते 0.1 मोलर जो होगा वो 0.2 मोलर होगा। इस बात का याद रखना कि सॉल्ट का जो कंसनट्रेशन है वो इस पर भी डिपेंड करता है कि वो डिसोसिएट होके कितने आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात को आगे से याद रखना दोस्त। तो किस तरह से डिसोसिएशन हुआ वो उस चीज़ को भी आई होप आपने देख लिया होगा। तो उस चीज़ को आपने लिख दिया और SO4 2- का नीचे लिख दिया, आई एम सॉरी SO4 2- का नहीं, इसका आपने नीचे लिख दिया। अब उसको किसके साथ ऐड करना है, अब अगर वो क्वेश्चन में अगर एसिडिक बेसिक बफर पूछा है तो फिर उसके हिसाब से करो। यहाँ पे तो एज इट इज़ पीकेबी की वैल्यू दी गई है, तो आप उस चीज़ को भी अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका आंसर, और उसमें से आप अगर पीएच अगर आपसे पूछा है तो अब देखो ये जो है ना, ये बेसिक बफर है, और बेसिक बफर में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा POH। और अब इसको अगर पीएच में कन्वर्ट करना है तो इसको 14 से माइनस करना है। हमेशा याद रखना, POH को पीएच में कन्वर्ट करने के लिए हमको 14 से माइनस करना पड़ता है, वैसे ही पीएच को POH से कन्वर्ट करने के लिए आपको हमेशा 14 से ही माइनस करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा खास है नहीं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी निकालने का एक छोटा सा तरीका बताऊंगी, बस इस चीज़ को याद रखना कि फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा गया है कि आपके पास एक रिएक्शन है B2X3, हमने कोई भी एक रैंडम सा मतलब मॉलिक्यूल लिया है, इस मॉलिक्यूल को हमको क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। जब इसको हम पानी में डालेंगे तो ये हो जाएगा डिसोसिएट, क्योंकि ये है वीक एसिड वीक बेस। अब जो है सॉल्युबिलिटी ना, जो किस पे अप्लाई होता है वो वीक एसिड और वीक बेस पे अप्लाई होता है, ये कभी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी हमको ये बताता है कि वो कितना डिसोसिएट हुआ है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो स्ट्रॉन्ग बेस तो पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाएंगे, तो उसको निकाल के कुछ फ़ायदा नहीं है। पर ये जो होते हैं वो थोड़े से डिसोसिएट मतलब ये क्या होता है, सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कितना अनसैचुरेट हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। मतलब सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि कैसा पॉइंट कि आगे चल के वो और नहीं घुल रहा, तो कितना सल्यूबल हुआ है, कितनी चीज़ें घुली है, उस चीज़ को पता करने के लिए आपको सल्यूबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे आपको तोड़ोगे ना, तो आपको यहाँ पे बस ये समझना है कि यहाँ पे आपको कोफिशिएंट कैसे यूज़ करना है, किस तरह से आपको इस इक्वेशन को बनाना है ना, उस चीज़ को समझो, डीपली समझो चीज़ों को। कि यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन कर रही सॉल्युबिलिटी का, कि सॉल्युबिलिटी का अगर क्वेश्चन आए तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बता दी। तो रैंडम से एक मॉलिक्यूल लिया, इसको आप सॉल्युबलाइज करोगे तो इसको तोड़ोगे, तो इसको जब आप तोड़ोगे तो याद रखना कि जो B के नीचे जो आपको दिख रहा है, जैसे B2 दिख रहा है और X3 दिख रहा है, तो B जो 2 है, जो नीचे है 2, वो आपका कोफिशिएंट बन जाएगा, और B के जो एडजेसेंट में जो X है उसमें जो 3 है ना, वो कुछ और नहीं, वो B का चार्ज है। ये बात तो आपको पता ही है कि अगर B2X3 है तो ये जो 3 होगा ना वो B का चार्ज होगा, और B के आगे जो कोफिशिएंट लगेगा वो क्या लगेगा, B के साथ जो अटैच है, जैसे कि 2 अटैच है उस चीज़ को यहाँ पे लिख दो। सेम वैसे ही X का जो चार्ज है वो क्या है, 2 माइनस होगा, ऑफकोर्स अगर B3+ है तो X2 माइनस होगा, और X के साथ जो अटैच है उसको आपको कहाँ पे लिखना है, उसको अटैच ही करना है, बस उसको स्टोइचियोमेट्री में लिखना है। अब बात को देखते हैं आगे। अब इसको अगर सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में लिखना है तो याद रखना कि जो भी कोफिशिएंट होगा वो सॉल्युबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s यहाँ पे 3s। अब जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हुई है ना, बस उसको एज इट इज़, क्या बोला मैंने, उसको एज इट इज़ जो भी आपने लिखा है उसके आगे जो भी चीज़ मल्टीप्लाई है उसका आपको पावर लिखना है, बस यही है। इसी चीज़ को डराने के लिए ऐसे ऐसे पावर्स वगैरह लिखा जाता है, समझ में ही नहीं आता कि इसको कहाँ डाले। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इस वीडियो को एक बार देख लेना, सो दैट आपका क्वेश्चन का अप्रोच थोड़ा सुधर सके, क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, समझ में नहीं आता कि 2 लेना है कि नहीं, 2 का पावर कहाँ पे लगाना पड़ता है वगैरह। तो इसलिए बता रही हूँ कि एज इट इज़ लिखोगे, इस चीज़ को एज इट इज़ लिखोगे, और इसके आगे जो भी स्टोइचियोमेट्री है उसको उसके पावर में भी लिखोगे, जैसे यहाँ पे 3 है तो इसके पावर में 3। तो इस तरह से फिर आगे इसको सॉल्व करना है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा,
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी निकालने का तरीका ये है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये है। अब अगर इसमें से अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 10, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको 10 लिखना है, 10 डिवाइडेड बाय 1/108 लिखोगे और फिर यहाँ पे एस की पावर में क्या है 5, तो उस चीज़ को आपको क्या करना है, रूट में 5 लेना है, तो उसके हिसाब से आपको एस की वैल्यू निकालनी है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है ओवर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।